नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट रैंकर्स में। एंड आज का ये सेशन है थर्ड सेशन। जी हाँ, थर्ड सेशन जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्री केस स्टडी सीरीज। और ये केस स्टडी सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए जो क्या 2023 के मेंस को अपियर कर रहे हैं और साथ ही साथ एस्पायर कर रहे हैं दैट आने वाले साल में दैट इज़ 2024 में भी वो लोग प्रीलिम्स को क्लियर करके मेंस में ज़रूर से बैठेंगे। जी हाँ, उन सब के लिए ये केस स्टडीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगेन आंसर राइटिंग में केस स्टडीज़ या फिर एग्जाम्पल्स जो कि करंट अफेयर्स में रहते हैं उनको अगर इंक्लूड कर लीजिएगा ना तो आपके आंसर्स में 4 चांद लग जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वाटर क्राइसिस। जी हाँ, मेघालय के वाटर क्राइसिस के रिलेटेड हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं। कहा जा रहा है दैट मेघालय में सीवियर वाटर क्राइसिस है। अगेन पूरा अगर इंडिया देख लीजिएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, है ना, आप देख लीजिएगा ये केरला वाला वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ वेस्टर्न घाट और मेघालय वाला सेक्टर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना। और हमको पता भी है मेघालय के मौसिनराम ले लीजिए या फिर चेरापूंजी ले लीजिए, सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। बट न्यूज़ में था दैट ये ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं हमको चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है ना। और उस चेंजिंग ट्रेंड के साथ हम लोग बोल सकते हैं दैट यस, मेघालय जो है कहीं ना कहीं फेस कर रही है वाटर क्राइसिस। क्योंकि देयर इज डिक्रीज इन द रेनफॉल। और ये क्यों हो रहा है पता है? मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो एक मेन रीज़न है ही, बट साथ ही साथ अगर सेकेंडरी रीजंस हम लोग बोल सकते हैं डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो कि अर्बन एरियाज़ में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ओवरऑल हमें वाटर रिसोर्सेज जो है अर्बन एरियाज़ में वो डिप्लीट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। नाउ सवाल होता है दैट ये जो वाटर डिप्लीशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है? देखो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले और भी एक न्यूज़ था जो कि मैं यहाँ पे कन्वर्ट करना भूल गया। एनीवेज चलिए मैं अभी आपको याद दिला देता हूँ दैट बोला जा रहा है दैट आने वाले समय में आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा दैट हमारा जो थार डेजर्ट है ना, वहाँ पर आने वाले 100 साल में शायद वहाँ पर हरियाली होगी। पता है क्यों? क्योंकि मानसून जो है ईस्ट से धीरे धीरे वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, राइट। अगर होगा तो इसके रिलेटेड भी मैं आने वाले समय में एक इम्पॉर्टेंट होलिस्टिक क्लासेस ज़रूर आपके सामने ले आऊँगा। बट अभी के लिए ये न्यूज़ है दैट मेघालय में कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज है ना, डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के कारण जो है वाटर क्राइसिस हमको देखने को मिल रहा है। और हमें पता है दैट इंडियन ज्योग्राफी दैट इज़ पेपर 2 का जो सिलेबस है हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसमें हम लोगों ने वाटर रिसोर्स तो पढ़े ही हैं आप लोगों ने। और वाटर रिसोर्सेज में सरफेस वाटर ले लो या फिर ग्राउंड वाटर ले लो, दोनों ही वाटर रिसोर्सेज है। और इसके रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आ गया, फॉर एग्जांपल पास्ट में अगर देख लीजिएगा यूपीएससी 2007 में एक क्वेश्चन आया था, बोला गया था डिस्कस द नीड ऑफ द कंजर्वेशन एंड यूटिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इन जनरल, राइट। अच्छा, अभी अगर मेघालय वाला इशू क्या इसमें नहीं डाल सकते हम लोग दैट रिसेंटली वो अभी वाटर यूसेज रिसोर्सेज का कंजर्वेशन इज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। क्यों? क्योंकि मेजर ऐसे स्टेट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है जहाँ पर वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। द वेरी गुड एग्जांपल इन द रीसेंट न्यूज़ देयर वाज मेघालय, राइट। सिमिलरली 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट डिस्कस द इमर्जिंग पैटर्न ऑफ सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन इन इंडिया। देखो क्या लिख रहा है, डिस्कस द इमर्जिंग पैटर्न। डायनामिक क्वेश्चन हो गया ना, है ना। मतलब जो पैटर्न जो इमर्ज कर रहा है दैट सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन के ऊपर, उसके ऊपर में डिस्कस कीजिए, राइट। तो ऑफ कोर्स जब हमको कोई जगह में क्राइसिस देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है? अगर सोचो कोई रीजन में फूड का क्राइसिस देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि वहाँ के लोग को फूड का डिमांड है बट फूड अवेलेबल नहीं है, राइट। सिमिलरली कहीं पर अगर वाटर का क्राइसिस देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि लोगों का जो है वाटर का डिमांड तो है बट वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो फोकस किया गया है। इमर्जिंग पैटर्न आपको लिखना है ऑफ द सरफेस वाटर का जो यूटिलाइजेशन होता है वो इंडिया में, राइट। तो क्या हम इन केस स्टडीज़ में इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स न्यूज़ में रहते हैं उसको नहीं इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। और देखो ये जो अभी केस स्टडीज़ वाला सीरीज़ चल रहा है ना, इसका सीरीज़ का मतलब ये नहीं है दैट आपको जो ये टॉपिक्स है दैट हाँ सरफेस एरिया, लैंड सरफेस एंड ग्राउंड वाटर को समझाना, ये सब तो हम लोगों ने ऑफकोर्स हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल के ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस किया ही हुआ है, जिसको अगर आप भी चाहो तो एक्सेस बिल्कुल कर सकते हो, है ना, बाई टेकिंग द मेजर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस नंबर। बट हमारे को क्या है, हमारे को है मेन है दैट यहाँ पर केस स्टडीज डिस्कस करना, दैट आपका मेन चीज़
शायद खुद प्रिपरेशन है, बट उनमें आप इन केस स्टडीज़ को कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा दैट कोचीन पोर्ट का रिनोवेशन हो रहा है, राइट। कोचीन पोर्ट, यस, वन ऑफ द मेजर पोर्ट है कोचीन पोर्ट, और इसको रिनोवेट किया जा रहा है। क्यों पता है? इसका एम यही है दैट जिससे कोचीन को बनाया जा सके फिश ट्रेड का ग्लोबल हब। और इसके थ्रू जो फंड किया जा रहा है ना, वो फंड किया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और आपको तो पता ही है that जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, वैसे हम लोग रेनबो रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें यस ब्लू रिवॉल्यूशन भी एक है, और ऑफकोर्स सागरमाला भी स्कीम है, जिसके तहत इन सारे स्कीम्स को इंटीग्रेटेड हम बोल सकते हैं दैट करके कहीं ना कहीं कोचिंग पोर्ट को हम लोग रिनोवेट कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है इंडियन ज्योग्राफी के पेपर 2 के सिलेबस में यस हमारा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड में क्लियरली सेकंड नंबर टॉपिक दिया ही हुआ है, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट्स एंड नेशनल और नेशनल एंड फॉरेन ट्रेड। तो देखो हम लोग ये इसको रिनोवेट क्यों कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नेशनली तो जिससे हमारे किसान जो है वो फ़ायदा मिले ही, और आपको पता भी है दैट गवर्नमेंट का एम है दैट आने वाले समय में किसानों का जो आमदनी है दैट इज़ इनकम है उसको डबल किया जाए। और साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड में भी तो है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दैट हम लोग को बनाना है ग्लोबल हब फॉर फिश ट्रेड, है ना। तो आप आराम से इसको एज एन एग्जाम्पल अपने आंसर के स्टडीज़ में आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो और अपने आंसर्स को इन्हांस भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस के देखना, पैटर्न देखना, किस बेस में पैटर्न पूछा। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोस्टल शिपिंग इन इंडिया, डिस्कस द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट इन फॉरेन ट्रेड। देख रहे हो आ गया ना, यही तो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। सैलेंट फीचर ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट पूछा था 2017 में, और साथ ही साथ उसका पूछा था दैट उसका रोल क्या है इन पोर्ट लेड डेवलपमेंट। तो ये जो हम लोग कोचिन पोर्ट जो डेवलप कर रहे हैं, यस सागरमाला इनिशिएटिव के अंडर ही तो कर रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं पोर्ट लेड डेवलपमेंट मतलब पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ की जो फिशिंग कम्युनिटीज़ है उनकी भी तो आमदनी होगी ना फ्यूचर में। तो ये कहीं ना कहीं पोर्ट लेड सोशल डेवलपमेंट हुआ। यस देख लिया। तो क्या आप उसको एज एग्जाम्पल या फिर केस स्टडीज इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में? बिल्कुल। यही नहीं, 2018 का क्वेश्चन देखो, डिस्कस द चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू द मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया, राइट। तो चेंजिंग, अब अगेन चेंजिंग कंपोजिशन, कहीं ना कहीं डायनामिज्म आ रहा है ना। मतलब दुनिया भर में जो चेंजिंग कंपोजिशन हो रहा है अलग अलग। अब अगेन अभी तक जो कोचिन पोर्ट था, क्या उसको हम लोग एज अ हब बना रहे थे फिशिंग के लिए? नहीं, राइट। बट हाँ, अभी हम लोग उसको जो इनोवेट कर रहे हैं, इसलिए रिनोवेट कर रहे हैं क्योंकि अगेन ट्रेड तो हो ही इन जनरल चीज़ें, बट यस फिशिंग कम्युनिटीज़ को भी जिससे उसका फ़ायदा हो सके। तो देखिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, उनके पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, और उनके पैटर्न में जो आप पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे तो क्या आप कैसे करंट अफेयर्स में के पॉइंट्स को आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, खड़ी इशाद मैंगो, जिसको जीआई टैग मिला है फ्रॉम द उत्तर कन्नड़ा, दैट इज कर्नाटका, राइट। तो अब आप न सोचोगे भाई ये तो एक मैंगो के पास थोड़ा ना जीआई टैग है, हजारों मैंगो के पास जीआई टैग है। अच्छा जीआई टैग बोले तो सिर्फ क्या मैंगो के पास है, वेरियस प्रोडक्ट्स के पास, हैंडीक्राफ्ट्स के पास होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फल है, फूल है ना, और ऑफ कोर्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर जीआई टैग दिया जाता है, राइट। और अगेन जीआई टैग कोई भी प्रोडक्ट को क्यों दिया जाता है? जैसे अगर हम लोग बात करें इस खड़ी इशाद मैंगो को जो दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा फाइन है, उसकी जो एरोमा है ना, गंध अगर सुनिएगा ना, वाह मज़ेदार गंध है, और टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत टेस्ट है, राइट। और ऑफ कोर्स भीतर का जो आम भी होता है वो भी, पल्प जो है उसका अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा है, साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं इसको जीआई टैग दिया हुआ है ना। सवाल ये होता है दैट जीआई टैग हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो इसको इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको कंफ्यूज मत होइए दैट हाँ बहुत सारे जीआई टैग मिले हैं। देखो बहुत सारे जीआई टैग जो अभी तक मिले हैं ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, उनको भी आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। पता है कैसे? देखो आपका एक टॉपिक है बायोज्योग्राफी में पेपर 1 के, वो क्या है? मेजर जीन पूल सेंटर्स, राइट। और मेजर जीन पूल सेंटर से पास्ट में क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आया 2021 में, और वो कौन सा क्वेश्चन था? जीन पूल सेंटर्स आर द गुड होप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इल्यूसिडेट। आप याद कीजिए जब हम लोगों ने अपने क्लासेस में जीन पूल के बारे में डिस्कस किया था, तो क्या हम लोगों ने ये नहीं डिस्कस किया था दैट कोई भी रीजन में अगर जीन पूल है तो यस वहाँ पर जो है ना वैराइटीज़ मिलते हैं। और ये जैसे सोचो ये आम को ही मिला है जी टैग, तो ये भी क्या है? ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर रीजन में ही ना आम उगता है, तभी ना इसको जीआई टैग मिला है जी, है ना। तो ये जो है अनडाउटेडली एक हम लोग
एग्जाम्पल बोल सकते हैं दैट यस इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फ्लोरिशिंग जीन पूल ओवर अ पर्टिकुलर रीजन। और यही रीज़न है दैट हमें जीन पूल को इतना संभाल के रखना चाहिए, या फिर वी शुड मेक श्योर दैट वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, जिससे जीन पूल को भी आने वाले समय में नुकसान हो सकता है, राइट। तो इसीलिए इस टाइप के एनालिटिक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूर से कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा अटलांटिक डिक्लेरेशन के बारे में, शायद सबको पता होगा। जी हाँ, ये एक यूएसए और यूके का इकोनॉमिक पार्टनरशिप है और कहा जा रहा है ये एक फ्रेमवर्क है 21st सेंचुरी का, जो क्या आउटलाइन क्या करती है दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम्स कैसे एक साथ आएंगे और स्ट्रेंथन करेंगे इनकी इकोनॉमिक अलायंस, जिससे ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं उससे लड़ा जा सके। और ग्लोबल चैलेंजेस है क्या? यही क्लीन एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे इंटरनेट। यस, इट इज कमिंग अंडर दिस। और आपको पता होना चाहिए दैट इंटरनेट, अगर कोई भी देश कोई भी दूसरे देश का इंटरनेट हैक कर लेता है या फिर उसको कुछ कर लेता है, तो उससे आने वाले समय में लड़ाइयाँ भी हो सकती है। जी हाँ, राइट। और आपको इस टाइप का जो है ना एक न्यूज़ भी शायद दिखा होगा, आई मीन टॉपिक भी दिखा होगा, और वो टॉपिक क्या है? हर्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरीज। क्या बोला गया था उसमें, याद कीजिए तो, रिमलैंड में जो कब्जा करेगा वो हर्टलैंड में कब्जा करेगा, और जो इसका रिमलैंड में कब्जा के बाद हर्टलैंड में कब्जा हो गया वो पूरा दुनिया में कब्जा करेगा, है ना। और इसको पूरा दुनिया में कब्जा करेगा मतलब क्या? यूएसए भी तो इसमें चपेट में आ जाएगा, यूके भी तो इसके चपेट में आ जाएगा ना। तो इसीलिए क्या हम लोग बोल सकते हैं, एक लार्जर एंगल में सोच के देखिएगा दैट ये जो फ्रेमवर्क है अटलांटिक डिक्लेरेशन, या फिर डिफरेंट अदर फ्रेमवर्क देख लीजिए जैसे 5 आइज एग्रीमेंट, ओपन स्काइज एग्रीमेंट, यूएसए यूके डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट, इससे कहीं ना कहीं ये जो वर्ल्ड्स है जिनको डर लग रहा है ये अपना उल्लू सीधा कर रहा है ना। मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक, जिससे रिमलैंड थ्योरी सच ना हो जाए, राइट, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो और आपको तो पता ही है हर्टलैंड रिमलैंड से कितने सारे थ्योरीज आए, राइट। तो इसका मैं आप लोग को कैसे एप्लीकेबिलिटी बोलूँ? आप डायरेक्टली, आप कभी भी अगर देख लो क्लियरली लिखा हुआ है ना, टू व्हाट एक्सटेंट आर द हर्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड पॉलिटिकल सिचुएशन टुडे। देख लो, डायनामिक क्वेश्चन हुआ ना, है ना। अब देखो प्रेजेंट डे वैलिडिटी, डायनामिक क्वेश्चन हुआ ना, है ना। हर्टलैंड थ्योरी इज गेनिंग इंपॉर्टेंस वंस अगेन, मतलब डायनामिज्म फिर से आ रहा है। आपको कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स लिखने ही पड़ेंगे मेरे भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं दैट ये जो सीरीज चल रहा है ना, प्लीज हो सके तो वैसे जो बच्चे हैं जो क्या इस बार का मेंस दे रहे हैं, प्लीज उसको दे दीजिए, फ्री का है ना, उन लोग को एटलीस्ट एक आउटलाइन हेल्प मिल जाएगा। एनीवेज नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं संकल्प प्रोग्राम के बारे में, जो क्या वर्ल्ड असिस्टेड एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उन लोगों के लिए जो क्या 18+ है। और इससे ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर है, जिसका मेन एम क्या है पता है? शॉर्ट टर्म स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और ओवरऑल ऐसे प्रोवाइड करना जिससे उनको मार्केट कनेक्टिविटी तो मिल ही सके, बट साथ ही साथ जो वैसी जो कम्युनिटीज जो क्या स्किल्स जिसके पास बहुत कम है, जो क्या मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, वो फ्यूचर में और भी प्रॉस्पर कर सके। और ये हम लोगों ने न्यूज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारे स्कीम्स आते हैं गवर्नमेंट का, तो क्या हर एक स्कीम्स को डिस्कस करें? देखो क्या होता है ना दैट हमारी टॉपिक में अगर देख लीजिएगा पेपर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी, माफ कीजिएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी में पेपर 1 में मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी है, जिसमें रोस्टोव्स मॉडल ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है, जिसमें वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हम लोगों ने क्लासेस में याद कीजिएगा डिस्कस किया था ना, है ना। तो उन वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में हर सक्सेसिव स्टेज में जो पहुंचता है वैसे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो प्रॉस्पर होती रहती है ना। तो क्या हम लिख सकते हैं दैट इस टाइप के स्कीम्स जो है इस मार्जिनलाइज सेक्शंस को क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि वो मार्जिनलाइज सेक्शन जो कि लोअर हायरार्की में एग्जिस्ट करता है वो अपर हायरार्की में जंप करके मूव ऑन कर सके, राइट। हुआ ना। तो क्या आप इसकी एप्लीकेबिलिटी अगर सोचो ना, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया हर्टलैंड रिमलैंड का प्रेजेंट एप्लीकेबिलिटी, क्या इसमें प्रेजेंट एप्लीकेबिलिटी नहीं पूछा जा सकता? क्या आप इसमें इसका एग्जाम्पल नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोपाउंडेड बाय रोस्टोव, इलुस्ट्रेट योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल्स। बताओ क्या आप इस सुटेबल एग्जाम्पल ये संकल्प स्कीम के बारे में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना मेरे भाई, तो लिखिए ना, कौन मना कर रहा है आपको। नेक्स्ट, नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज किया गया है। नाउ
ये नेशनल वर्किंग प्लान कोड ना, ये है क्या? देखो, ये ऐसा एक प्लान कोड है जो क्या फॉरेस्ट जो हमारे देश में है ना उसको साइंटिफिकली मैनेज करेगा। अब देखो एम गवर्नमेंट का क्या है, लार्जर अगर एम देख लीजिएगा, अभी हमारे पास फॉरेस्ट कवर कितना है, रफली अराउंड 23-24%। उस गवर्नमेंट क्या बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बढ़ाकर हमारे पूरे देश में इसको 33% तक करना है एटलीस्ट, उससे अब भी सोचिए जाए, राइट। तो उसको अगर करोगे तो ऑफकोर्स हमको जो फॉरेस्ट है हमारा उसको मैनेज करना पड़ेगा, और मैनेज ऐसे वैसे नहीं, साइंटिफिक वे में मैनेज करना पड़ेगा, है ना। इससे साइंटिफिक वे में मैनेज करेंगे तो इससे क्या होगा, ओवरऑल मैनेजमेंट में यूनिफॉर्मिटी आएगी थ्रू आउट, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, और कहीं ना कहीं सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल जो बेनिफिट्स है ना फॉरेस्ट से, वो भी हम लोग आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स क्या है, ये ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो क्या फ्यूचर में कोई भी स्टेट्स या फिर कोई भी रीजन में फॉरेस्ट डिविजन्स जो है वहाँ पर वर्किंग प्लान्स को बनाएगा, जिससे फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जा सके, राइट। और आपको तो पता ही है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, माफ़ कीजिएगा, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में क्या है, देखो इकोसिस्टम उसके मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट उसका कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड लेजिस्लेशन। तो क्या इसमें ये इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये तो काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसी ही है भाई, है ना। और नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 के अंडर ये ये है, ये पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिससे एक मैनेजमेंट किया जा सके हमारे देश में फॉरेस्ट का इन अ साइंटिफिक मैनर। ठीक है, समझ रहे हो कि आप इसको एज अ एग्जाम्पल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और देखिए यूपीएससी 2003, 2015, 2021 में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, बताया गया इकोसिस्टम अप्रोच फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, है ना। क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं फॉर कार्बन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेशंस, अगेन इंडिया क्या मेजर ले रही है, क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट ये जो कोड लाया है नेशनल वर्किंग प्लान कोड, इससे फॉरेस्ट की संख्या ऑफकोर्स बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, इससे कार्बन न्यूट्रलिटी में हम लोग को सहजता होगी, राइट। नेक्स्ट, आउटलाइन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजीज टू कंजर्व वेस्टर्न घाट। ऑफकोर्स वेस्टर्न घाट में इसको भी तो इंक्लूड किया ही जा सकता है ना, एज एन एग्जाम्पल या फिर केस स्टडीज, है ना। सो या नेक्स्ट दोस्तों, as such देखो, दिस इज as such not that news, actually this was not there in news, ये तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड न्यूज़ है एक्चुअली। इसी के रिलेटेड एक न्यूज़ आया था जिसमें जियो हेरिटेज साइट कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से घोषित किया गया था, बट उसी के रिलेटेड ये न्यूज़ था, है ना। तो मैंने उसको, इस रिलेटेड वाले न्यूज़ को पिकअप कर लिया। यहाँ पे जो है बोला गया है दैट उड़ीसा के जो केंझार डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे जीएसआई ने एक जियो हेरिटेज साइट को घोषित किया गया था, और वो जियो हेरिटेज साइट केओंझार डिस्ट्रिक्ट के ये वाला जो रीजन देख रहे हो, ये वाला ब्लैक स्पॉट जो ये है नोमिरा रीजन, राइट। तो वहाँ पे एक पिलो लावा है। तो पिलो लावा क्या होता है, देखो हम लोगों ने पढ़ा है ना, आप लोगों ने वोल्केनिक इरप्शन पढ़ा है ना। तो दो काइंड ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस होता है ना। एक बहुत फटके जो वोल्केनिक इरप्शन ब्लास्टिक टाइप, है ना, इरप्शंस होता है। एक क्या होता है, फिजर टाइप इरप्शन होता है। तो जब फिजर टाइप इरप्शन होता है तो क्या हमको इस टाइप की एक्टिविटीज़ देखने को मिलता है, यही ना हुआ फिजर टाइप इरप्शन। फिजर टाइप जब इरप्शन जब सूख जाता है, जब वो पत्थर बन जाता है, तो इसी टाइप का तो होता है। और ये क्या है, ये पता है क्या है, ये जो ऐसे जो निकलता है ना, ये काइंड ऑफ ये जो गोल गोल जो बन जा रहा है ना, ये एक पिलो टाइप का हमको दिखता है, समझ रहे हो बात। तो इस टाइप के दैट इज वोल्केनिक इरप्शन वाले एक्टिविटीज़ जो है, उसके ऐसे जो पास्ट में जो इंडिया में हुए हैं, यस, उसमें भी एक जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये सच एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो क्या आपको जान के रखना चाहिए, राइट। दैट अगर बाई चांस डायरेक्टली इन लोगों ने क्वेश्चन पूछ ले, जैसे पूछता नहीं है पहला वाला क्वेश्चन जो बहुत बाउंसर मारता है, पिलो लावा के बारे में बताओ, ले भाई किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा पिलो लावा, है ना। बट आपने अगर ये न्यूज़ देख लिया होगा तो यस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी थिंग। एंड इसी काइंड ऑफ डिस्कशंस अगर आप नॉर्मल पूरा सिलेबस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो यस यू कैन ज्वाइन विद अस। आप स्मार्ट रैंकर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर फर्दर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यस यू कैन गेट the information regarding our geography optional course by calling on us onto this number, जहाँ पर आपको दोनों इंग्लिश एज वेल एज इंग्लिश में ही है, दोनों लिखी हुई चीज़ें इंग्लिश में, बट एक में टोटली इंग्लिश में स्पीकिंग एंड दूसरा में हिंदी में भी आपको कोर्सेज आराम से अवेलेबल हो जाएगा, राइट। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन स्टे ट्यून्ड। एंड आप अगर इसका
PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।